हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 नवंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता। अमेरिका द्वारा समर्थित ये युद्ध विराम समझौता 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था 1701, उसी पर आधारित ये समझौता है। और देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2023 के बाद, जब से इजराइल ने हमास पे हमला किया है, उसके बाद से जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 14 महीने से संघर्ष चल रहा था, उसको शांत होने की उम्मीद है। इसको समझेंगे, क्यों किया गया, क्या कारण है, भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, आदि आदि। ठीक है। दूसरा है उपग्रह से संबंधित अंतरिक्ष खतरा पर्यावरण के लिए जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर जो है अमेरिका के एक संस्था है NOAA, उसके वैज्ञानिकों द्वारा, और जो है लंदन के एक वैज्ञानिक एक संस्था है वहाँ के, इन लोगों ने कहा कि जो अंतरिक्ष में प्रदूषण बढ़ रहा है, ख़ासतौर से जो ऐसे अनुपयोगी सैटेलाइट जो कि इन्वायरमेंट में आके जल रहे हैं, उनके कारण इन्वायरमेंट में हानिकारक चीज़ें पैदा हो रही हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, ख़ास तौर से हम जो है ओजोन परत को। तो इसको समझेंगे, अंतरिक्ष प्रदूषण क्या है, उससे जुड़ी क्या चुनौती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक समाचार है द हिंदू में, यूक्रेन में डार्क टूरिज्म बढ़ रहा है। मतलब एक तरफ युद्ध शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ लोग जो है यूक्रेन के जो युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, जो टूटे फूटे क्षेत्र हैं, जहाँ पे बमबारी हुई है या जहाँ पे चीज़ें तबाह कर दी गई हैं, उनको देखने को जा रहे हैं। इसे वार टूरिज्म भी, और एक तरह से ये डार्क टूरिज्म का हिस्सा है। डार्क टूरिज्म उसे कहा जाता है जिसमें लोग हिंसाग्रस्त, आपदाग्रस्त, पीड़ित क्षेत्रों की या कोई ऐतिहासिक रूप से वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त चीज़ें रहती है, उस तरह को, उस चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो हम इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, इसका PDF हमारे वेबसाइट पे रहेगा, जहाँ से जाके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं। देखिए, ये टैंक पे सैनिक खड़ा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का संघर्ष जो कि सितंबर माह में और ज़्यादा तेज हो गया है, उसकी उम्मीद है कि वह उस पर समझौता हो गया है और वो आगे लागू भी हो जाएगा। अमेरिका द्वारा समर्थित एक UN का प्रस्ताव है 1701, जो 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ था, जो दोनों के बीच शांति बात करता है। इसमें उसी प्रस्ताव के आधारित उसी समझौते को पुनः जो है हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत इजराइल की सेना 60 दिन तक अभी लेबनान में रहेंगी। उस दौरान हिजबुल्लाह उसके सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक जो है वो चला जाएगा, और लेबनान की सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है यूनिफिल, और जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं, उनकी ये भूमिका रहेगी कि 50 किलोमीटर का जो इलाका है, यानी जो उनके इजराइल के बॉर्डर से लेके जो लितानी नदी है, उसके बीच का जो बॉर्डर है, वहाँ पे कोई भी हिजबुल्लाह या किसी भी अन्य आतंकवादी या सशस्त्र आतंकवादी गुट पनपेगा नहीं या वहाँ पे नहीं रह सकता है। बदले में इजराइल की भी सेनाएं अपने सीमा के अंदर रहेंगी। तो ऐसे में देखा जाए तो मध्य पूर्व में जो कई फ्रंट पे इजराइल लड़ रहा है, वो महत्वपूर्ण है। इसके कारणों के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कारण है। एक, इससे हमारे जो सैनिक हैं उन्हें थोड़ा राहत मिल जाएगा, हम दूसरे क्षेत्रों में हम अपना बल दे सकते हैं, और हम अपने साजो सामान को तैयार कर सकते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल में जो राजनीतिक सत्ता है या राजनीतिक नेतृत्व है या सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत टसल है, और इजराइल को भी लगता है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लंबे समय तक युद्ध करेगा तो भले रणनीति जो है उसको टैक्टिकल रूप से या तुरंत युद्ध नीति में फ़ायदा मिल जाए, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से उसे नुकसान ही होगा, क्योंकि उसकी क्षति भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे हिजबुल्लाह की संख्या, भर्ती की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है, इजराइल ने 27 नवंबर को, यानी कल,
युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए और 13 महीने लंबे संघर्ष जो कि सितंबर से और बढ़ गया था को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। देखिए, इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास का बर्बरतापूर्व अटैक होता है। इसके बाद 8 अक्टूबर से इजराइल ने हमास पे अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की और उसके सॉलिडरिटी के लिए उसके हमास के पक्ष की बात करके, फिलिस्तीनियों की पक्ष की बात करते हुए लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा बराबर रॉकेट दागे जा रहे थे और यह मामला चल ही रहा था। सितंबर से जो है इजराइल द्वारा जो है अपने लेबनान में संघर्ष को बढ़ा दिया गया। अक्टूबर में तो इसके द्वारा ग्राउंड इन्वेजन भी किया गया और उसकी सेनाएं लितानी नदी तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, अब वो लितानी नदी वो क्षेत्र है, उसकी सीमा से लेकर लितानी नदी तक वो क्षेत्र है जो एक बार युद्ध समझौता हुआ था हिजबुल्लाह के साथ। वो क्षेत्र हिजबुल्लाह के लड़ाके उसमें नहीं रह सकते हैं और वह संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन द्वारा जो है वो संरक्षित क्षेत्र है और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं इजराइल के जो उत्तरी इजराइल है उसके लोगों को एक शांतिपूर्ण माहौल मिल सकता है अगर ये समझौता लागू हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या मामला है इसमें और आगे क्या है। तो देखिए, वर्तमान युद्ध विराम प्रस्ताव जो है 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प 1701 के प्रावधानों पर ही आधारित है। तो 1701 का जो प्रावधान है वो जो क्या कहता है, देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 अगस्त 2006 को सर्वसम्मत से 1701 पारित हुआ था। प्रस्ताव नंबर 1701 पारित हुआ था जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो है शांति वार्ता कराने की बात कर रहा था। इसमें देखिए कहा गया है कि लेबनान से सभी सशस्त्र समूहों के निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है ताकि देश में लेबनानी सेना के अलावा कोई सत्ता न हो। यानी जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की सेना नहीं है, वो एक आर्म्ड आप कह सकते हो सशस्त्र समूह है एक तरह से। वहाँ पे वो अपने को आतंकवादी, अपने को आज़ादी के सिपाही कहेंगे या रेजिस्टेंस कहेंगे, लेकिन दुनिया के नज़र में वो उग्रवादी ही हैं। ठीक है, मिलिटेंट ही हैं। तो ऐसे में वहां पे सिर्फ लेबनानी सेना के, हर देश के पास अपनी सेना रखने का अधिकार है, उसके सिवा कोई और समूह न हो, इस पर यह बल दिया गया है। दूसरा है कि लेबनान की सरकार के सहमति के बिना लेबनान में कोई और विदेशी सेना भी नहीं आए, यानी जो ईरान के लोग और वहां पे पहुंच जाते हैं उनकी भी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। साथ में जो लेबनान को हथियार और सामग्री की बिक्री या आपूर्ति किया जाए वह किसी और को न किया जाए, अगर करना भी हो तो लेबनान की सरकार को किया जाए, न कि उसके और अन्य सशस्त्र समूहों को। इसमें यह भी कहा गया है कि ब्लू लाइन के लिए दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण सम्मान दिया जाए, यानी जो बीच का नो मैन्स लैंड तैयार किया गया जो सीमा रेखा है, और साथ ही साथ ब्लू लाइन से लेकर लिटानी नदी जिसके बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, वहां तक लेबनानी अधिकारियों ने जो लेबनान के अधिकारी है या लेबनान की जो सरकार है वो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के अलावा किसी भी सशस्त्र कर्मियों और हथियारों से मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। यानी वो जो सीमा रेखा से लेकर लिटानी तक का जो क्षेत्र है उसमें लेबनानी सेना या लेबनानी सरकार ये सुनिश्चित करे कि वहां पे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ही रहेंगे, उसके सिवा वहां पे कोई भी सशस्त्र संघर्ष नहीं रहेगा। इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हिजबुल्लाह को इजराइल के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर लितानी नदी के उस पार ही रहना पड़ेगा इस समझौते के तहत। मतलब जो प्रस्ताव था इनमें देखिए दोनों के मध्य मौजूदा युद्ध विराम प्रस्ताव क्या है। तो पहले देख लीजिए लितानी नदी जैसे ये है इनका क्षेत्र, इजराइल की सीमा रेखा है और इधर जो है लेबनान है, इधर इजराइल है और ये है लितानी नदी। तो यहां से यहां तक के क्षेत्र को एक तरह से बफर क्षेत्र बना दिया जाएगा। इसमें लेबनान की सरकार सुनिश्चित करे कि इन 50 किलोमीटर के क्षेत्र में हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं पाए जाए, कोई भी सशस्त्र, कोई हिजबुल्लाह या किसी और नाम से कोई भी सशस्त्र जो है गैर सेना के सिवा कोई सशस्त्र यहाँ पे बल न पाया जाए ताकि उत्तरी इजराइल को सुरक्षा महसूस हो सके। देखिए ये प्रस्ताव 701 की सीमाओं के भीतर आता है। 60 दिनों के भीतर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान करता है। इस अवधि में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल लेबनान सीमा से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति होगी कि वो दूर चले जाएं। इजरायली जमीनी सेना भी अक्टूबर 2023 से जो लिमानी क्षेत्र में वापस चली जाएगी, पर उन्होंने अभी तक जो है कब्जा रखा है तो वो वापस कर लिया जाएगा। लेबनान से उम्मीद की जाती है कि वह देश की लिटानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखेगा ताकि आतंकवादियों को वहां पे फिर से इकट्ठा होने न दिया जाए, और इसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, लेबनानी सेना और एक बहुराष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाएगा कि हिजबुल्लाह
फिर से जो है इजराइल वो 50 किलोमीटर वाला या लितानी नदी से लेके जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे वो रीग्रुपिंग या रीस्ट्रक्चर न हो पाए। वो ये समझौता किया गया है। क्यों किया गया है, अगर इसको समझे तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इसके 3 कारण हैं कि ईरान पर ध्यान केंद्रित करना है, कि हमारा बल जो है ईरान पे देना है, क्योंकि हमास लगभग समाप्त ही हो गया है। तो ऐसे में हिजबुल्लाह पर अपनी शक्ति न करके वो ईरान पे अपना फोकस इजराइल करना चाहता है। दूसरा है इजरायली सेना को थोड़ा आराम देना है और सैन्य साजो सामान को फिर से भरना है, क्योंकि लंबा 13 महीने से संघर्ष चल रहा है। और इजराइल की आबादी देखिए तो करीब 1,70-80 लाख की आबादी है, उसमें से 3 लाख उनकी जो है एक्चुअल सेना है और बाकी रिजर्व सेना है। और इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, ऐसे में सेना थक जाती है। सेना भी लोग आम ही तो लोग होते हैं, वो थक जाती है, तो थोड़ा उनको आराम मिल जाएगा। और इसमें हमास और हिजबुल्लाह मोर्चों में से एक को युद्ध से बाहर निकालकर उन्हें अलग कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह को बाहर निकाल दो तो हमास पे करेंगे और ईरान पर ध्यान देंगे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण है, जैसे कि इजराइल के नागरिक सैन्य ढांचे में हल्का फ्रैक्चर आ गया है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने रक्षा मंत्री को सैक कर दिया था, हटा दिया था। उसके पीछे जो वजह थी कि इजराइल के रक्षा मंत्री हिजबुल्लाह के साथ वो समझौता चाहते थे, युद्ध विराम समझौता चाहते थे, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू या जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो चाहते थे कि दबाव बना रहे। हालांकि रक्षा मंत्री को हटा दिए हैं, लेकिन उनके साथ आईडीएफ के चीफ भी थे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, सरकार को भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री और जो सेना है वो भी थक गई है। ऐसे में थोड़ा सा अगर युद्ध विराम हो जाएगा तो उन्हें राहत मिल जाएगी। लेबनान में लड़ने का इजराइल का रणनीतिक रूप से कड़वा अनुभव रहा है। देखिए, इजराइल ने इसके पहले भी जो लड़ाई की थी 2006 में जब वापस आया था, होता क्या है कि इजराइल सेना जो है हिजबुल्लाह से या अन्य आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी ताकतवर, इसमें कोई शक नहीं है। वो लड़ाई जीतते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन एक तो उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसमें हताहतों की भी संख्या होती है। दूसरी बात कि उससे हिजबुल्लाह समाप्त नहीं होता है, बल्कि इजराइल जितना देर तक लेबनान की सीमा में रहता है हिजबुल्लाह की भर्ती की संख्या और बढ़ जाती। जबकि 2023 में हिजबुल्लाह के विरुद्ध वहां पे आंदोलन भी चल चुका था। आज अगर इजराइल लंबे समय तक वहां पे रहता है तो हिजबुल्लाह की जड़ें और गहरी हो सकती है इजराइल के विरोध में। तो ऐसे में ये उसके लिए रणनीतिक रूप से नहीं अच्छा है कि वहां लंबे समय तक वहां पे रहे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह की युद्ध क्षमता भी एक लंबे युद्ध को सुनिश्चित कर सकती है। इजराइल मेन अपना फोकस ईरान को रखना चाहता है, वो हिजबुल्लाह के साथ नॉन स्टेट एक्टर के साथ अपनी लंबी लड़ाई नहीं रखना चाहता है। इसलिए वो चाह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह शांति वार्ता में चला जाता है और वो फ्रंट रुक जाता है तो उसके लिए मौका मिल जाएगा। और क्योंकि वो जानता है कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लंबी चल सकती है। देखिए, अभी युद्ध विराम 27 को हुआ था, उसके 2 दिन पहले जबकि उसके टॉप लीडर्स कितने मारे गए, सब कुछ किए गए, इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह द्वारा 250 रॉकेट इजराइल पर छोड़े गए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला हिजबुल्लाह ने किया था। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की क्षमता है कि वो लंबी लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि उसके क्षेत्र में लड़ाई लड़ेंगे इजराइल को। तो ऐसे में इजराइल जानता है कि जितनी जल्दी हो सके, चूंकि अभी लिटानी नदी तक पहुंच चुके हैं, तो एक विजय वाली स्थिति है। तो ऐसे में यहां से अगर समझौता करके वापस लौट लेंगे तो अपना ध्यान जो है वो ईरान पे रख देंगे और आसपास की सीमाओं से उनको खतरा जो है महसूस नहीं होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उस पर अपने मित्र संघी संबंधियों का भी जो उस पर दबाव था वो भी सुनिश्चित हो सकता है। इसको लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, तो देखिए, भारत ने इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध समझौते का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत लगातार युद्धरत पक्षों के बीच तनाव कम करने की अपील करता रहा और भारत को उम्मीद है कि घटनाक्रमों में व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। देखिए, कई सारे भारतीय, हालांकि हजारों में संख्या लेबनान में है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है भारतीय इजराइल में है, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं चिंता है। और जो संयुक्त राष्ट्र की वहाँ पे सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की जो वहाँ पे फोर्स है उसमें भी ज़्यादातर भारतीय हैं जिनकी सुरक्षा का चिंता उत्पन्न हो गया था। तो ऐसे में अगर ये शांति हो जाती है तो भारत के लिए काफ़ी सुकून का है, और यही बात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में भी दिखाई दिया है। ठीक है, चलिए आगे जो भी होगा वो फिर हम आगे बताएंगे। आइए देखते हैं, अगला है, देखिए, एक अंतरिक्ष उपग्रह है जो कि हमारे वायुमंडल में री एंट्री कर रहा है
और री एंट्री के दौरान वायुमंडल में घर्षण, उसके वायुमंडल के जो अणुओं से घर्षण होकर जो है ये जल जा रहा है। और देखा जाए तो ज़्यादातर देशों द्वारा जो उपग्रह वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, उनकी अवधि समाप्त हो जाती है, उनको इसी तरह से प्रयास करके उनको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी उनकी कक्षा से हटा दिया जाता है, जिसके कारण वो वायुमंडल में आके जल जाते हैं। और ये उस मसले का हल हो सकता है, लेकिन अभी कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि इस समय पूरे पृथ्वी का 1 लाख के आसपास जो है उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ दिन पहले 10,000 थे, अब वो 1 लाख हो रहे हैं और ये संख्या 5 लाख उपग्रहों तक जा सकती है। ऐसे में अगर यही प्रक्रिया अपनाई जाती रहेगी तो एक तो अंतरिक्ष के कबाड़ और कचड़े की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो उपग्रह उपयोगी नहीं रहता है वो वहाँ पे कबाड़ और मलबे के रूप में पड़ता है। जैसे आप ही के जब सामान खराब हो गया तो वो कबाड़ की को दे देते हो, वहाँ पे तो कबाड़ी है नहीं, तो फिर ये क्या होता है, अंतरिक्ष में यूं ही घूम रहता है और वो अन्य जो हमारे लिए जीवित या जो जरूरी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है अंतरिक्ष के, उनके लिए भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ अगर वो अंतरिक्ष के वातावरण में प्रयोग करता है तो उसमें एक जैसे जो ज़्यादातर जो उपग्रह या सैटेलाइट बने होते हैं वो एल्युमिनियम के उसमें प्लेट लगे होते हैं, और एल्युमिनियम जलने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो कि ओजोन परत को काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। और इसको लेकर वैज्ञानिकों को एक भय है कि हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य जो है चीज़ों को रोककर जो उपलब्धि हासिल की है, वो कहीं अंतरिक्ष में उपग्रहों की बढ़ती संख्या और उनके प्रदूषण के कारण जो है, जलने आदि के कारण जो प्रदूषण के कारण उस उपलब्धि को हम पुनः हमारे हाथ से वापस न चली जाए, निकल न जाए। चलिए देखते हैं, आइए मामला क्या है। देखिए, आज पृथ्वी की कक्षा में विभिन्न कक्षाएं हैं। लो अर्थ ऑर्बिट है जिसमें 100 से लेके जो है 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर की जो है। बहुत सारे उपग्रह जो हैं, करीब 10,000 से ज़्यादा सक्रिय उपग्रह है। संख्या तो इनकी 30-40 हज़ार है, लेकिन जो काम करने वाले उपग्रह हैं वो 10,000 है। और 2030 के दशक तक ये अनुमान हो जाएगा कि 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, और आने वाले दशकों में यह संख्या 5 लाख तक पहुँच जाएगी। और ऐसे में ज़्यादातर उपग्रह 10 साल 20 साल 25 साल के होते हैं। इसके बाद जब वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं तो या तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो अंतरिक्ष में कबाड़ के रूप में, कचरे के रूप में घूमते रहते हैं, या उनको अगर ट्रैक करके वायुमंडल में मिला दिया जाता है तो वह जल जाते हैं, जल के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब जलते हैं तो वो वायुमंडल में प्रदूषण का या अंतरिक्ष में प्रदूषण का काफ़ी छोड़ देते हैं। और जैसे जैसे उपग्रहों की संख्या बढ़ेगी, ये प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती रह जाएगी, जिससे वैज्ञानिकों को डर है कि वो ये पृथ्वी के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर से ओजोन परत को। हम देखें कि अंतरिक्ष कबाड़ या अंतरिक्ष कचरा क्या होता है, तो देखिए वह सब वो सारी चीज़ें जो मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में ले जाई जाती है और वहाँ पे छोड़ दी जाती है, उसे अंतरिक्ष कचरा या कबाड़ कहते हैं। जैसे हमने यहाँ से रॉकेट छोड़ा और रॉकेट ने जाके वहाँ पे उपग्रह को छोड़ दिया, अब उसके टुकड़े जो नहीं जला हुआ है वो अंतरिक्ष में कचरे के रूप में हो गया। हमने उपग्रह छोड़ा, जो है फेल हो गया, तो वो भी कचरे के रूप में अंतरिक्ष में पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। वो हमने 5 साल 10 साल 15 साल के लिए छोड़ा, वो समय उसका ख़त्म हो गया, तो फिर वो कचरे के रूप में वहाँ पे घूम रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसमें छोटे से बड़े हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कोई कचरा घूमते घूमते किसी वर्किंग सैटेलाइट पे काम कर जाए, टकरा जाए, इसके बाद वो क्या करेगा कि और ज़्यादा कचरे और डर्बी को जो है वो बढ़ा सकता है। और ये एक गंभीर चिंता का है, एक डर का विषय है, जिसे कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है। देखिए, नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड कैसलर द्वारा 1978 में यह विस्तार दिया गया था कि यदि कक्षा में बहुत अधिक अंतरिक्ष कचरा है तो इसका परिणाम एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया हो सकती है। एक कचरे से दूसरा टकराएगा और इससे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ सकती है, और ये इतना अधिक हो जाएगा कि पृथ्वी की कक्षा भी, जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें अब वो अनुपयोगी हो जाएगा उसमें प्रक्षेपण के लिए। तो ऐसे में यह स्थिति चरम पर होगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि इसका एक रूप यह है कि एक दिन ये समस्या बने उसके पहले ही इसका विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा। तो विकल्प के रूप में क्या करते हैं लोग, अभी तक करते हैं, जैसे अंतरिक्ष में है, अब वहाँ पे चला गया है, कचरा बन रहा है, तो काम खत्म हो गया, तो उसको वो
तरीके से, उसमें अब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइए, उसको क्या करते हैं कि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति में या वायुमंडल में उसकी रीएंट्री करा देते हैं। और जैसे ही वायुमंडल में रीएंट्री होता है, वहाँ का घर्षण के कारण तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसके कारण वो उसमें जल के समाप्त हो जाता है। लेकिन जब वो जलता है तो जो उसके मटेरियल होते हैं उसके कारण एल्युमिनियम ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे चीज़ें बनाती है, जो हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, वायुमंडल में प्रदूषणकारी उपग्रहों की चुनौती। देखिए, NOAA वैज्ञानिक है, अमेरिका का वो संस्था है, उसके वैज्ञानिक डेनियल मर्फी का कहना है, और इन्होंने पुख्ता सबूत पेश किया कि समताप मंडल में 10% एरोसोल कणों में एल्युमिनियम और अन्य धातुएं होती हैं। कहाँ से आई हैं? समताप मंडल तो एकदम ऊपरी अंतरिक्ष का हिस्सा है, तो कहाँ से आती हैं? ये आती है जो वही स्पेसक्राफ्ट हैं या अन्य जो मॉड्यूल छोड़े गए हैं रॉकेट आदि के, वही जलने के बाद जो उसके कण बच जाते हैं एरोसल, वही एक धुएं के रूप में कर रहे हैं, और ये उपग्रहों के जलने और रॉकेट के पुनः प्रवेश के दौरान उपरंत होते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के जो है विशेषज्ञ हैं कॉर्नर बार्कर, उन्होंने पाया कि वायुमंडलीय पुनः प्रवेश से एल्युमिनियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 2020 में 3.3 बिलियन ग्राम था, जो 2022 में 5.6 बिलियन यानी अरब ग्राम हो गया है। इस दर से वहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी में। हालांकि ये ऊपरी हिस्से में है, लेकिन जैसे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये और चिंता का विषय कर देगा। इसमें जो ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो रॉकेट लॉन्च करने से होता है, वो भी इस संख्या को बढ़ा रहा है। तो देखिए, उपग्रह प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, जब ये ऊपरी वायुमंडल में जलता है तो थोड़ा बहुत जले तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो ये प्रदूषण को नीचे तक भी ला सकता है। साथ ही साथ जो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है, वो एक गंभीर खतरा पैदा करता है हमारे ओजोन परत के लिए। और हमने लोगों को लग रहा है कि जो ओजोन परत है, यह समताप मंडल में जो ओजोन परत है इसको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली 90% जो है पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ऐसे में इसके नुकसान से जो भी समस्याएं आएंगी, वो तो जो ओजोन परत के लॉस की आएगी वो हमें दिखाई देगी। त्वचा कैंसर, गर्मी का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसी को ओजोन परत के छिद्र को ही रोकने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसके द्वारा नहीं, किसी भी अन्य तरीके से जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, जिसके कारण जो है ओजोन की परतें सही हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं। लेकिन अब ये इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड की बढ़ती मात्रा कहीं न कहीं इस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा हमने जो हासिल किया है उसके तबाह होने का खतरा हमारे सामने बढ़ गया। कुछ दिन पहले हमने आपको पढ़ाया था लिग्नोसैट, एक लकड़ी की फ्रेम वाली सैटेलाइट को हम जापान द्वारा छोड़ा गया है। वहाँ की क्योटो यूनिवर्सिटी और एक वहाँ की जो लकड़ी वाली संस्था है, अब उसका नाम नहीं याद आ रहा है, इन दोनों का मिला हुआ बहुत छोटा सा 10 बाई 10 सेंटीमीटर के मतलब है, चारों तरफ से 10 सेंटीमीटर के आकार का पिको सैटेलाइट छोड़ा गया था। उद्देश्य यही था कि इससे देखा जा सके कि क्या लकड़ी अंतरिक्ष में, स्पेस में ड्यूरेबल हो सकती है। अगर वो ड्यूरेबल हो सकती है तो वह एल्युमिनियम की जगह, एल्युमिनियम फ्रेम की जगह लकड़ी हमारी ले सकती है, जिसके कारण ये वायुमंडलीय जो बहुत बड़ा प्रदूषण की समस्या है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो अब प्रक्षेपण हुआ है, उसके बाद जो रिसर्च आएगा वो देखा जाएगा। देखिए, ये यूक्रेन का एक युद्धग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे देख ही रहे हैं विनाश दिखाई दे रहा है। और फरवरी 2022 से यूक्रेन में रसिया के हमले के बाद से जो है वहाँ पे पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम हुई है। लेकिन 2023 के आंकड़े बताते हैं कि वहाँ पे 25 लाख पर्यटक आए हैं, और 2024 में भी जुलाई तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूक्रेन का पर्यटन किया है। और वो जो पर्यटन कर रहे हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। इस तरह से अब जो है विनाशग्रस्त जो स्थान है, जहाँ पे जो है बम गिरे हैं, जहाँ पे विमान गिरा है, कहीं पे टैंक फटा है, कहीं पे गोलाबारी हुई है, उस विनाशक चीज़ों को देखते हैं। इस तरह की जो देखने या पर्यटन है उसे वार टूरिज्म कहते हैं, और ये एक तरह से डार्क टूरिज्म का ही हिस्सा है। डार्क टूरिज्म का अर्थ होता है कि कहीं भी आपदा, पीड़ा, कष्ट का जो वातावरण होता है उसमें उसको देखने जाना, उससे करना। ये डार्क टूरिज्म एक बार और भी था, जब भारत में केरल में लैंडस्लाइड आई थी,
उसके बाद भी वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको देखने जा रहे थे, तो वहाँ की पुलिस ने, प्रशासन ने कहा था कि उससे बचना चाहिए डार्क टूरिज्म से। लेकिन ये आकर्षक का क्षेत्र हमेशा रहा है डार्क टूरिज्म। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए चर्चा में क्यों है। फरवरी 2022 से यूक्रेन युद्ध जारी है और युद्ध से तबाह हुए देश में मौत और विनाश की तस्वीरें दुनिया भर में प्रसारित की गई। लेकिन इस भयावह तस्वीरों के बावजूद कुछ लोग यूक्रेन का दौरा करना जारी रखे हुए हैं। द हिंदू में ये है, इसे ये पर्यटन जो है डार्क टूरिज्म के हिस्से के रूप में वार टूरिज्म होती है और ऐसे स्थानों पर जाने पर लोग बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं जहां पर रूस ने बमबारी की है, यहाँ तक कि ड्रोन से भी हमला किया है। तो यहाँ तक उन सब जगहों पे जहाँ विनाशक लीला है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आंकड़े देखा जाए क्या बता रहे हैं, तो यूक्रेन टुडे के अनुसार 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो पर्यटकों की संख्या बड़ी तेजी से घटी थी। लेकिन 2023 में लगभग 2.5 मिलियन या 25 लाख विदेशियों ने यूक्रेन का दौरा किया है। इस साल भी जो है जनवरी से जुलाई तक 6-7 महीने में ही 10 लाख से ज़्यादा जो है विदेशी लोग है यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। तो ऐसे में ये जो कुछ लोग हैं वो डार्क टूरिज्म के नाम पे जाने जाने वाले पर्यटन के लिए आते हैं, जिसमें पर्यटक उन स्थानों पर जाते हैं जहां पे दुखद घटनाएं घटित होती है। डार्क टूरिज्म जिसने हाल के वर्षों में खासकर चेरनोबिल एक मूवी बना था, टीवी शो था द डार्क टूरिस्ट जैसे टीवी शो के माध्यम से अधिक ध्यान आकर्षित किया है। मृत्यु, पीड़ा, त्रासदी या किसी असामान्य चीज से जुड़े स्थानों पर जानने की प्रथा को संदर्भित करता है। जैसे कब्रिस्तान जाते हैं, जैसे मकबरा, आपदा क्षेत्र, युद्ध का मैदान, स्मारक, जेल, निष्पादन स्थल। जैसे कई लोग यूरोप में जाते हैं तो जो हॉलोकॉस्ट हुआ है यहूदियों को, लोग उसको देखते हैं। चेरनोबिल की जो दुर्घटना है, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो चेरनोबिल की जो दुर्घटना है, पोलैंड का ऑस्विट्ज़ है, एकाग्रता शिविर है, न्यूयॉर्क का ग्राउंड जीरो है जो 9/11 के हमलों के पीड़ितों के लिए है, जापान में हिरोशिमा शांति स्मारक है जो 1945 के परमाणु बमबारी की तबाही को दिखाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग जाते हैं। इसमें कई सारे के ड्यूअल पर्पज है कि विनाश को भी दिखाता है और उसके बाद कैसे समाज उसके कोप अप करके आगे निकलता है उसको भी दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे में आज के लिए हमारा इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे जहाँ से आप जाके सॉल्व कर लीजिएगा। PDF भी वही मिल जाएगा। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।